हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, जो लोग हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं या देख रहे हैं वो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। कहने का मतलब ये है दोस्त कि नई साल का प्रारंभ हो चुका है और आगाज़ शुरू हो चुकी है नई साल की। तो आप नए साल को ऐसे ना बिताते चलें, है ना। कल भी हमने आपको बताया था इसके बारे में कि आपको क्या करना है कि आपको एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, अब हो गया, नई साल हो चुकी है, एंजॉय ख़त्म हो गया। अब ये नहीं कि आज संडे है तो संडे मनाते रहे, समझ रहे हो। संडे को संडे मत मनाइए। अगर आपको वास्तविकता में सिलेक्शन लेना है तो संडे को संडे मत मनाइए। संडे को आप अन्य दिनों से ज़्यादा व्यस्त रखें। कहने का मतलब कि जो भी आपका एक हफ्ते का पढ़ा हुआ होता है उसका रिवीजन करना होता है हमें संडे को। अगर वास्तविकता में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इसी तरीके की रणनीति अपनानी पड़ेगी। आप सोच रहे हैं कि आज संडे, आज तो हम 8 बजे तक तो सोएंगे, 10 बजे तक सोएंगे, ऐसा नहीं करना। जो आपकी दिनचर्या थी उसी को कंटिन्यू रखें। और हमारा मानना ये है कि जो संडे को जितना आपने पूरा एक वीक में पढ़ा है उसका पूरा का पूरा रिवीजन करें और इसके बाद उस संडे को मनाएं अच्छे से। समझ रहे बात को, मतलब पढ़ाई के तरीके से आप संडे को मनाएं। ऐसा नहीं कि सो रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, बिठूर जा रहे हैं, सुधांशु आश्रम जा रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब संडे तो संडे, पढ़ाई के लिए संडे, ना कि छुट्टी के लिए संडे। समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्त, हम लोग फिजिक्स में आप लोगों का एक चैप्टर था साउंड, जो कि साउंड आपका चैप्टर लगभग में कंप्लीट हो गया था। और अब हम जो अगला कह सकते हैं अगला टॉपिक मिलता है, वो एक टॉपिक आपको मिलेगा वाटर, मतलब जिसे जल कहते हैं। अब ये टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा ये चैप्टर, लेकिन हम आपको एक स्पेशल तरीके से पढ़ाएंगे कि जल होता क्या है, इसके बारे में क्या क्या ऐसी प्रक्रियाएँ होती हैं, कब क्या चीज़ बढ़ता है, कब क्या चीज़ घटती हैं, इनके बारे में हम लोग एक एक लेकर के चलते हैं बात को। देखिए ज़रा जल के बारे में पढ़ते हैं कि तो जल क्या होता है। मतलब जल जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर। ठीक, ये वाटर होता क्या है इसके बारे में समझिए। देखिए प्राचीन काल में जो था ना, मतलब पहले जब फिल्में बनती थी तो एक गाना आया था, आप लोगों ने सुना होगा कि पानी दे पानी तेरा रंग कैसा, है ना। तो वहाँ पर ये पूछा गया था कि पानी तेरा रंग कैसा है ना। फिर अभी आपके प्रचलन में, या जो अभी आधुनिक काल कह सकते हैं चल रहा है, तो इसमें एक गाना आया था क्या, आज पानी है ब्लू है, पानी ब्लू है ना। तो मतलब पानी को जो है ना वो ब्लू बताया गया। मतलब वहाँ आपका क्वेश्चन कहाँ पूछा गया पहले और आंसर दिया गया अब। समझ रहे बात को, तो समझ गए होंगे। इसी तरीके से आंसर दिए गए, मतलब पानी कैसा है तो फिर यहाँ बताया गया आज पानी है, ब्लू है, पानी है ना। तो इस तरीके से ये गाने सारे आपके चर्चा में रहे और आपको पानी के बारे में इस तरीके की बातें बताएंगी, है ना। तो अब देखिए हम कुछ फैक्ट आपके बारे में रखते हैं जो आपके वाटर से रिलेटेड होते हैं। देखिए हमेशा से एक कहानी चली आई है पानी के बारे में। हम लोग सुना करते थे कि यार गंगा का पानी जो है वो शुद्ध होता है, और वास्तविकता में शुद्ध माना भी जाता है। ऐसा मानते हैं कि अगर हम गंगा के जल को लेकर के आते हैं और उसको हम रख देते हैं तो वो कई सालों तक, या कई क्या बहुत 10-15 सालों तक उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न होता है। इसका रीज़न क्या है। हम लोग सुनते हैं कि अपने पाप धुलने हैं ना, अगर आपने पाप किए हैं तो आप गंगा जी में नहा लो। तो क्या आपके पाप धुल जाएंगे गंगा जी में? बिल्कुल धुल जाएंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा पाया जाता है तभी तो धुल जाता है। तो ऐसा हुआ कि प्राचीन काल से ही लोग अपने पापों को धुलने के लिए गंगा जी में जा रहे थे। लेकिन गंगा जी में धुल रहे थे तो क्या गंगा जी गंदी नहीं हो रही थी? गंगा जी गंदी नहीं हो रही थी। क्या रीज़न है इसके बारे में समझें। बहुत सारी, मतलब कह सकते हैं वेद पुराण या आज तक के साइंटिस्ट इस बात में लगे हुए हैं कि यार गंगा के जल में क्या पाया जाता है जिससे कि इसमें किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया नहीं पाया जाता, है ना। तो इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे हम लोग और एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलते हैं जल के बारे में। देखिए जरा, पानी के बारे में एक कहना है, कहते हैं कि अगर आसमान से गिरे तो बरसात, अगर पहाड़ से गिरे तो झरना, और अगर आंखों से गिरे तो आंसू, और यदि त्वचा से निकले तो पसीना, और बहता रहे तो नदियाँ,
अगर आवश्यकता से अधिक बहे तो बाढ़। कहने का मतलब ये है मित्र कि जो जल होता है वो अनेकों रूपों में पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में हो गई? क्योंकि देख ही रहे हैं आप क्या कहता है कि अगर आसमान से गिरता है तो बारिश होती है, और अगर पहाड़ से गिरता है तो झरना कहलाता है, और यदि आँखों से गिरता है तो आंसू कहलाता है, त्वचा से निकलता है तो पसीना कहलाता है, और यदि बहता रहता है तो नदी कहलाने लगता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक अगर आ जाता है तो उसे हम बाढ़ कहते हैं। तो कई रूपों में आपका जल पाया जाता है। ठीक है ना, आप लोग समझ चुके होंगे इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो एक वैज्ञानिक हुए 1896 में। 1896 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हैपकिन नाम के एक वैज्ञानिक आए, और इन्होंने ये कहा कि यार एक बैक्टीरिया लिया जो कि आप कोलेरा नाम का एक बैक्टीरिया था। किसके नाम का? मतलब एक कोलेरा का बैक्टीरिया था, और ये कोलेरा का जो बैक्टीरिया था, ये कोलेरा का बैक्टीरिया इन्होंने लिया और गंगा के जल में लेकर के आए, और उस गंगा के जल में इन्होंने ये बैक्टीरिया डाल दिया। और ये बैक्टीरिया इन्होंने डाला तो 2 या 3 घंटे के बाद देखा इन्होंने जैसे इस बैक्टीरिया को कि बैक्टीरिया इसमें पड़ा है, और डाला 2 घंटे के बाद जब ये पहुँचे इसके 2 या 3 घंटे बाद, तो ये बैक्टीरिया समाप्त हो गया, मतलब नष्ट हो गया बैक्टीरिया। तो ये अचंभव में पड़ गए कि यार गंगा के जल में कुछ ना कुछ तो है, गंगा के पानी में कुछ ना कुछ ऐसा है कि जब हमने यहाँ पर एक बैक्टीरिया डाला कोलेरा से ग्रसित और उस बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया, तो ये अचंभव में रह गए। लेकिन ये खोज करते रहे, इन्होंने पता नहीं लगा पाया कि क्या हुआ, इसमें क्या पाया जाता है। लेकिन हम अगर बात करें, एक फॉलिक्स नाम का वैज्ञानिक आता, ये फ्रेंच वैज्ञानिक होता है फॉलिक्स, ये फॉलिक्स नाम का वैज्ञानिक आता है। ये फॉलिक्स नाम का वैज्ञानिक ये देखता है कि गंगा की नदी में एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक बॉडी तैर रही थी, मतलब जो कि बॉडी थी, मतलब डेथ बॉडी थी, तो वो तैर रही थी। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर इस बॉडी ये जो तैर रही, तो इसके पास में गंगा के जल में बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, है ना। तो जब ये गए वहाँ पर और इन्होंने देखा, उस गंगा के जल को लिया, और गंगा के जल को लेने के बाद इन्होंने क्या किया, गंगा को जल लिया और देखा कि मतलब जहाँ बॉडी थी उसी बॉडी से इन्होंने पानी को भरा, गंगा के जल को, और भर कर के लैब में लाते हैं। इन्होंने ये सोचा था कि अगर कोई भी बॉडी जहाँ पर तैर रही होती तो बहुत सारे कीटाणु या आपके बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं वहाँ पर। तो ये लेकर के आए और लैब में देखा इन्होंने कि यार इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया लाखों करोड़ों होने चाहिए। लेकिन जब ये लेकर के आते हैं तो देखते क्या है कि जब इन्होंने अध्ययन किया तो उस जल में एक भी बैक्टीरिया नहीं पाया गया। तो ये बड़े अचंभित हो गए कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो है, कि मतलब डेथ बॉडी जो 4 दिन से यहाँ पड़ी हुई है और इसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं पाया गया। इसका मतलब गंगा के जल में कुछ क्या है, रहस्य है ज़रूर। तो ये क्या हुए, बराबर खोज करते रहे और इन्हें एक ना एक दिन सफलता मिली जरूर। मिली तो क्या मिला, इन्होंने ये बताया कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। इन्होंने ये बताया कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वायरस, मतलब विषाणु पाया जाता है। किसमें, गंगा के जल में। और ये वायरस जो होता है, ये जो वायरस है वो वायरस इन बैक्टीरिया को क्या करता है, बैक्टीरिया को चुनने का काम करता है, मतलब खाने का काम करता है। जैसे वो बैक्टीरिया आता है तुरंत ये उसको क्या करता है, खा लेता है। कौन सा वायरस, मतलब बैक्टीरियोफेज नाम का एक विषाणु होता है या वायरस होता है गंगा के जल में, जो इन प्रकार के बैक्टीरिया को तुरंत खाने का, नष्ट करता, मतलब नष्ट करने का काम करता है। तो इन्होंने ये बात बताई। फिर मतलब हमारी कह सकते हैं कि फिर बहुत सारे शोध किए गए, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लगा पाया कि और इसमें कुछ रहस्य तो नहीं है। हालांकि सरकार ने फिर अभी कुछ योजनाएं भी चलाई हैं कि घर घर गंगा जल पहुंचेगा,
लेकिन इतना याद रखना, गंगा का जल क्या है, बिल्कुल शुद्ध है। क्यों है? क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई भी जीवाणु नहीं हो, मतलब बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि उस गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस होता है जो कि जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। जैसे बैक्टीरिया, आपने कहा हम अपने पाप धुलने जा रहे हैं, तो आप अपने पाप धुलने गए या आपसे जितने भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पर उत्पन्न हुए, तो वो क्या करते हैं, वो वायरस उसको खाने का काम करता है। आपने जैसे देखा होगा कि फॉलिक्स जब गया था तो डेथ बॉडी के पास से वो पानी लेकर के आया था और उसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं पाया गया। तो वो समझ गया था कि इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है और उसने एक दिन ये ठान लिया था कि हम इसके बारे में पता करके दिखाएंगे कि है क्या इसके अंदर। तो वही उसने पता करके बताया कि इसमें बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है जो सारे के सारे बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। ठीक, बात समझ में आई? तो ये मतलब कुछ आपके कुछ पॉइंट होते हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि जल क्या होता है, कैसे क्या होता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जो आप नोट कर सकते हैं। इसके बारे में लिख सकते हैं कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है जिससे ये सभी बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट आपको याद करना, मतलब याद करने के तरीके से या आपका क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि गंगा के जल में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, कौन सा वायरस पाया जाता है, तो बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है जो कि विषाणु बैक्टीरिया को खाने का काम करता है। ठीक है, इतना हो गया होगा लगभग। देखें, मतलब समझ में आ गई होगी ये सारी चीज़ें। देखें, अब हम लोग बात कर रहे हैं जल के बारे में। मतलब जल के बहुत सारे तत्व मिलते हैं। कैसे कि जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब अगर हमें देखना है, मतलब बहुत सारे पॉइंट पढ़ते हैं तो हम पहले लिखते हैं जल का आयतन। जल का आयतन के बारे में देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बारे में हम देखते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब जल का आयतन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम यदि जल का तापमान बढ़ाते हैं तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा जल के। तो याद रखना दोस्त, इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है। आपने देखा होगा एक कंडीशन क्या होती है, आपने देखा होगा कि जब आप चाय बनाने के लिए बैठते हैं तो जब आप पानी को गर्म करते हैं तो कुछ समय के लिए पानी क्या होता है, सिकुड़ता है। सिकुड़ने का मतलब है कि वहां पर उसका आयतन कम होता है। समझ गए बात को? तो कुछ समय के लिए कम होता है और फिर कुछ समय के बाद जब तापमान अधिक हो जाता है तो वो क्या करता है, पानी फिर फैलने लगता है इस तरीके से, है ना। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा तापमान है कि जहां पर आपका जल जो होता है वो आयतन कम होता है और फिर इसके बाद में उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वही आपको याद रखना कि कितने पॉइंट पर आपके जल का आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है, कितने डिग्री पर अधिकतम होता है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको एक एक पॉइंट लेकर के चलना है। देखिए, आपके जल के आयतन के बारे में पूछा जाता है तो आप सबसे पहले ये पॉइंट याद रखें, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, बी, और इसको हम बी को लिखते हैं यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है ये, और यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, आपके तापमान है। कहने का मतलब है ये आपके तापमान हो जाते हैं। और क्या है, अब आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक तापमान को गर्म करेंगे तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखें मित्र, यदि आप किसी भी जल को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को करते हैं गर्म, मतलब जल को गर्म करते हैं, तो उसका आयतन क्या होगा, घटेगा। मतलब नीचे की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, घटेगा। और यदि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक का जल है और उसे आप ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, मतलब 100, 50, 150 जो भी होगा, तो यहाँ पर आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है कि जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जल का आयतन कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ठीक, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब हम जल को 4 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करते हैं, तक
गर्म करते हैं तो जल के आयतन में वृद्धि होती है। ठीक, वृद्धि होती है, याद रखना है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी भी द्रव के तापमान है, कोई भी द्रव है और उसको 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि गर्म किया गया तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घटेगा। और यदि 4 से अधिक किया जा रहा है तो फिर बढ़ेगा वहां पर, क्योंकि अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। समझ लो, 4 से यदि अधिक किया जाता है तो हमें ऊपर बढ़ना है, और यदि 0 से 4 तक कर रहे हैं तो घटेगा। ठीक है, बात समझ आई। लेकिन याद रखें न्यूनतम किस बिंदु पर है, 4 पर। अगर आपसे पूछा जाए कि जल का आयतन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है या सबसे न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री पर। नोट करें इसको कि जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे न्यूनतम होता है, सबसे न्यूनतम होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जल का न्यूनतम आयतन किस डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का आयतन क्या होता है, जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर इसके बाद में इसके जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। याद रखना, वॉल्यूम को B बनाएंगे आप लोग और नीचे कितना रखेंगे, 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 100। अगर आपके तापमान को 0 से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया गया तो नीचे की ओर आएंगे आप, 0 से 4 की ओर, तो आयतन क्या होगा, घटेगा। और यदि 4 से 100 मतलब 50 बढ़ा रहे हैं, 30 बढ़ा रहे हैं, 80 बढ़ा रहे हैं, कोई भी तापमान अगर यदि आप बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वही होगा कि आप ऊपर की ओर चलेंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। सीधी सी बात है। ठीक, समझ गए होंगे बात को। चलिए दोस्त, इसको नोट करें, फिर इसके बाद क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। चलिए क्वेश्चन कराते हैं आपको, देखिए कैसे बनते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि किसी तरल पदार्थ को 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जल के आयतन पर गर्म करने पर तरल पदार्थ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, लेकिन आपसे क्या है, ऑप्शन देगा, क्या ऑप्शन ए देगा घटेगा, ऑप्शन बी देगा बढ़ेगा, और ऑप्शन सी देगा आपको पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ऐसे ऑप्शन आपका दिया कौन सा, सी, और डी ऑप्शन देता है कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर बताना है कि क्या होगा इसमें। देखिए दोस्त, अभी हमने हाल आपको बताया है कि यदि 0 से 4 तक चलेंगे तो आपका आयतन कम होगा, और यदि 4 से लेकर के 100 तक चलते हैं तो फिर आयतन बढ़ता है। ठीक है, अब देखें, हम ये कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना है, तो हमें क्या करना था, वही चीज़ बी बनानी थी हमें। आयतन 4 यहाँ लिखना था, 0 ये लिख दिया गया और 100 यहाँ लिख दिया गया। ठीक, अब देखिए आपसे कह रहा है कि ये तो क्या है, अगर ये 0 यहाँ होगा तो 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, तो 4 ये हो जाएगा, तो 5 ऐसे यहाँ मिलेगा, 6 यहाँ मिलेगा, तो इस तरीके से यहाँ 50 मिलेगा, 40 मिलेगा, ये मतलब 40 यहाँ मिल जाएगा, 50 ये मिल जाएगा, तो इस तरीके से 90 यहाँ, तो 100 ये। कहने का मतलब है वो क्या कह रहा है कि 0 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम गर्म करते हैं तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आप 0 से चले
पहले कहाँ तक पहुँचे, 4 तक, तो आपको नीचे की ओर जाना पड़ेगा, तो क्या हुआ, घटा। लेकिन जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की ओर तो भी तो जाना है, कहाँ तक, 40 तक, तो आप यहाँ क्या हुआ, यहाँ ऊपर की ओर चलना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके आयतन में पहले क्या होगी, पहले इसका आयतन घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन सी इसका क्या होगा, दिस इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसको नोट करें तुरंत से। हो गया होगा, चलें। देखिए जरा एक क्वेश्चन क्या मिलता है, एक क्वेश्चन मिलता है बहुत अच्छा कि पहाड़ी इलाकों में बर्फ जमने पर नल के पाइप फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं, इसका रीजन समझे आप। आपसे ऑप्शन देता है कि कहेगा तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन आपसे ये दिया है, ये बी क्या है कि तापमान घटने पर आयतन घट जाता है। ठीक, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है कि तापमान घटने पर ये क्या है, आयतन बढ़ जाता है। ठीक, ये ऑप्शन दे रहा है। और डी ऑप्शन आपके देगा क्या, अब आपसे देखा कि तापमान बढ़ने पर, सॉरी इसमें ये लिख लें इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर बताना क्या होगा सही, मतलब सोच समझ के आंसर देना है इसका आपको। देखिए हमने ये कहा आपको बी लेकर के चलनी है, बस बी का वाला कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आंसर आप तुरंत कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आए। क्या कॉन्सेप्ट था इसका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आप 4 तक चले और 4 से लेकर के आप 100 तक चले। उसने ये कहा है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फ जमने पर नल के पाइप फट जाते हैं। देखिए जल एक बात कहता है, क्या कहता है भाई साहब, हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान तक, मतलब इसके बाद हम गर्म नहीं हो सकते। उसका कहने का मतलब क्या है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान नहीं लेंगे हम। तो क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब हम जल को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री तक ही वो तापमान, मतलब 100 डिग्री तक ही गर्म होता है। इसके बाद में क्या कहता है, वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या करता है, जब हम 100 डिग्री तक उसे गर्म करते हैं तो जैसे 100 डिग्री होता है तो वो क्या होता है, भाप के रूप में उड़ने लगता है। तो क्या है, मरने मिटने ही तो लगता है। तो कहने का मतलब है कि द्रव की एक खास विशेषता होती है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से वो अधिक तापमान तक, मतलब इससे अधिक गर्म नहीं होता है जल, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी भी कम नहीं होता है, इससे कम नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पर वो क्या है, बर्फ है ना। अगर वो यहाँ पर बर्फ है, ठीक है, याद रखें। अब हम बात कर रहे थे कि जब बर्फ जम जाती है, ठीक, बर्फ जमी, अगर बर्फ जमी तो आप ये समझिए 0 डिग्री पर जल नॉर्मल रहता है, आप बर्फ कह सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, और अगर अच्छी बर्फ है तो वो यहाँ पर पहुँचेगी, मतलब 0 से आप ऊपर की ओर चलेंगे, माइनस की ओर, माइनस ही तो मिलेगा आपको, माइनस यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, -3 मिलेगा। तो अब अगर आप नीचे की ओर चलेंगे तो बर्फ पिघलेगी। तो अब आपको क्या है, ऊपर की ओर जाना है, 0 से ऊपर की ओर चलेंगे, मतलब बर्फ आपको मिलेगी। मतलब अगर आप 4 से नीचे की ओर जाएं, यहाँ तो जल मिलेगा, लेकिन बर्फ कहाँ बनती है, ऊपर 0 पर।
तो जब 0 पर बनती है बर्फ, बर्फ कहाँ है 0 डिग्री पर, मतलब जल जो होता है वो जम जाता है 0 डिग्री पर, तो बर्फ हमें मिलेगी ऊपर। तो जल हमारा कितने पर था, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल था, और हमें बर्फ की ओर जाना है। तो अगर बर्फ बनी है तो 0 नीचे से ऊपर की ओर गए, तो ऊपर की ओर हमें क्या हुआ, बढ़े ना। तो कहने का मतलब है कि आयतन बढ़ जाता है। मतलब होता क्या है कि बर्फ के जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि तापमान के कम होने पर, तापमान कम ही तो हुआ, 4 था 0 हुआ, तापमान कम हुआ, आयतन भी क्या हुआ, आयतन बढ़ गया। तापमान कम हुआ, आयतन बढ़ गया, इसीलिए जैसे ही बढ़ते हैं तो पाइप क्या होते हैं, फट जाते हैं। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखो कि तापमान के कम होने पर क्या लिखना है आपको, तापमान के घटने पर आयतन क्या हो, आयतन बढ़ जाता है। आपका सी वाला सही है। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कि तापमान के कम होने पर, तापमान के कम होने पर ठीक क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये आपको बाहर नहीं जाएगा। बस बी वाला आप कॉन्सेप्ट बना करके रखें, ये बी वाला, इससे कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तो तुरंत से इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा नोट। चले देखिए, अब एक क्वेश्चन और मिलता है आपको, मतलब कैसे कैसे मिलते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि जल चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हम अक्सर गलत करके आते हैं। देखिए जरा अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। कह रहा कि क्वेश्चन कह रहा है बर्फ के पिघलने पर, बर्फ के पिघलने पर, पिघलने पर, बर्फ के पिघलने पर जल का आयतन, जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ये आपसे कह रहा क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ये आपसे कहा है उसने क्वेश्चन के रूप में। आपसे ऑप्शन देगा, बढ़ेगा, फिर बी ऑप्शन देगा घटेगा, सी ऑप्शन देगा अपरिवर्तित रहेगा, ठीक, और डी ऑप्शन आपसे क्या दे रहा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, नन ऑफ दीज कह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि क्या सही होगा। केवल आप बी वाला कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे। अगर बी वाला कॉन्सेप्ट आपको आ गया समझ में, तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी कर सकते हैं। मतलब इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने बी वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन था कि बर्फ के पिघलने पर जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मित्र, हमने 0 मतलब बी बनाया, 0 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, 100 यहाँ लिखा। अब ये बताइए कि यहाँ पर जल क्या होता है, मरने लगता है, मतलब भाप बन जाती है, बाष्प बन जाती है, और यहाँ पर जल जो होता है वो क्या होता है, बर्फ बन जाता है। ये दोनों कंडीशनों में कुछ ना कुछ होता है जल के साथ, लेकिन ठीक ठाक स्थिति में जल कहाँ रहता है, 4 डिग्री पर। बर्फ हमारी ये है, और बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे तो पिघलेगी ना, तो इसका मतलब है कि तापमान बढ़ाएंगे हम, तो तापमान बढ़ाएंगे तभी तो बर्फ पिघलेगी। तो तापमान बढ़ाइए आप, 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 2 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 3 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तापमान बढ़ाया आपने, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, जल बन गया। कहने का मतलब अगर बर्फ को पिघलना है तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो हमें कहाँ, नीचे की ओर आना पड़ेगा। अगर नीचे की ओर आएंगे तो आयतन क्या होगा, घटेगा। समझ में आई बात। अगर आप कहाँ 0 से नीचे की ओर आएंगे तो आयतन क्या होगा, कम होगा, ना कि बढ़ेगा। समझ में आई बात। तो इसका आंसर क्या होगा कि जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घटेगा। क्या होगा, घटेगा। क्योंकि हम देखिए समझें बात को, घबराए ना। मतलब 0 से लेकर के 1 पे आए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यहाँ तापमान बढ़ेगा ना भाई। बर्फ को आप गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो तापमान देना पड़ेगा, तापमान देंगे तभी तो ये बढ़ेगा ना।
तो कहने का मतलब है कि 0 से मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये पानी बन जाएगा अगर यहाँ तक गर्म करके लाते हैं। तो हमें क्या है, तापमान देना है बर्फ को। बर्फ को जैसे हमने तापमान दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। तो कहने का मतलब हमें नीचे की ओर चलना पड़ा कि नहीं, तो यहाँ पर तापमान आयतन क्या हुआ, कम हो गया। सीधी सी बात, तापमान बढ़ाया आपने, बर्फ पिघली और आयतन कम हो गया। नीचे की ओर आ रहा है इसलिए कम हो गया। अगर आप ऊपर की ओर जा रहे होते तो क्या होता, बढ़ जाता। समझ में आई बात? तो इसको नोट करो, इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन, अगला एक और पॉइंट मिलता है आपको, इसको नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा आसानी से। एक पॉइंट और देखें जरा, क्या कहता है जल। जल ये कहता है, मतलब आपकी जो बर्फ कहती है कि देखिए अगर हम 10 ग्राम के हैं, बर्फ क्या बोल रही है कि यदि हम 10 ग्राम के हैं, या कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर के हैं, और अगर आप हमें पिघलाएंगे तो पिघलने पर क्या होगा हमारा, अगर हम पिघल करके जल बनते हैं तो हम केवल और केवल 9 सेंटीमीटर ही जल बनते हैं। जल की एक खास विशेषता है, यदि वो 10 सेंटीमीटर बर्फ थी तो अगर वो जल में परिवर्तित हुई तो क्या हुआ, एक हिस्सा इसका नष्ट हो जाता है जल बनने में। ठीक है, बात समझ में ना? इसका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, आपसे बार बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। कैसे पूछा जाता है समझें आप। कहने का मतलब ये है दोस्त कि बर्फ थी 10 सेंटीमीटर, और जब वो जल में परिवर्तित हुई तो क्या हुआ, 9 सेंटीमीटर बनी। कहने का मतलब ये होता है कि जो आपकी बर्फ होती है, ये बर्फ कहती है कि यदि आप हमें जल में डाल देंगे, कहाँ पर, जल में, अगर जल में डालेंगे तो हमारा जो पार्ट होता है वो 9 हिस्सा हमारा नीचे होता है जल में, और 1 हिस्सा हमारा ऊपर दिखाई देता है। ठीक, अगर आप इसी 10 सेंटीमीटर की बर्फ को जल में डालेंगे तो 9 सेंटीमीटर ये अंदर रहेगी और 1 सेंटीमीटर बर्फ ऊपर दिखती है। ठीक, और 9 सेंटीमीटर ये नीचे रहती है। लेकिन जब ये पूरी 10 सेंटीमीटर की बर्फ पिघलेगी तो ये केवल 9 सेंटीमीटर ही जल बनाएगी। और बर्फ का ये खास विशेषता होती है कि वो जितनी, मतलब कितनी भी हो बर्फ, लेकिन 9 हिस्सा वो डूब के चलती है और 1 हिस्सा ऊपर केवल दिखाई देता है बर्फ का। समझ में आई बात? तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है देखें जरा, ये इसको इतना नोट करें, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है यदि यदि एक गिलास में बर्फ पड़ी है और बर्फ के पिघलने पर जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अब देखो क्या कैसे क्वेश्चन पूछता, आपसे ऑप्शन क्या देगा, ए देगा बढ़ जाएगा जल स्तर, बी ऑप्शन देगा आपसे क्या, घट जाएगा जल स्तर, घटेगा, लेकिन सी ऑप्शन आपसे देगा अपरिवर्तित रहेगा, और फिर इसके बाद में आपको डी ऑप्शन देगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए आपको कैसे करना, देखिए अब ये गिलास है, ठीक, ये गिलास हो गया और इसमें कोई भी आपकी बर्फ पड़ी थी। ठीक, ये बर्फ पड़ी थी, मान के चलिए ये इतनी बर्फ पड़ी है और इतनी डूबी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि जब बर्फ घुल जाएगी तो इसके गिलास के जल स्तर में क्या होगा, जल स्तर बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो हमने आपको ये बताया था कि जल में बर्फ जितनी डूबी होती है उसका 1 हिस्सा केवल ऊपर होती है और 9 हिस्सा नीचे होती है। ठीक, और एक गुण हमने अभी आपको हाल बताया कि यदि 10 सेंटीमीटर की बर्फ है
तो वो पिघलती है, जब जल में परिवर्तित होती है तो 9 सेंटीमीटर ही बनती है। तो ये जब बर्फ का टुकड़ा जो होगा, जब ये पिघलेगा तो 9 सेंटीमीटर ही तो जल बनाएगा, और 9 सेंटीमीटर ही बर्फ नीचे है। तो जब इस जल को हम लाएंगे जल में बना के, और ये जो जल होगा वो हम फिर पुनः अगर इस गिलास में डालेंगे तो वो क्या इस स्तर तक ही आ पाएगा, क्योंकि ये 9 स्तर ही तो बर्फ नीचे थी, और यही बर्फ क्या होगी, इस गिलास में जाएगी। तो क्या इसके जल स्तर में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। कहने का मतलब हुआ कि अब इस गिलास के जल स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, बात समझ आई? तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके जो कि वाटर से होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? अपरिवर्तित। तो दोस्त याद रखें, हम लोग आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, और कल फिर इसके कुछ और पॉइंट होते हैं घनत्व के, जल के घनत्व के बारे में, क्वथनांक के बारे में, हिमांक के बारे में, गलनांक के बारे में, ये सारे के सारे पॉइंट हम एक एक लेकर के चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, है ना। तो कल हम आपको एक और अच्छी से क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि बहुत ही प्रैक्टिस सेटों से लेकर के आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। और जो लोग हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं या देख रहे हैं वीडियो को, वो सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ओके।